नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वर्ग 10वीं का हम लोग साइंस देखने वाले हैं और साइंस में हम लोग देखेंगे भौतिकी देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स भी कहते हैं। और फिजिक्स का हम लोग पहला चैप्टर आज देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से हर एक साल कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आज हम लेके आए हुए हैं इस चैप्टर से प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वही एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि बार बार रिपीट कर रहा है। अगर आप नहीं भी जानते हैं कि कैसे रिपीट हो रहा है तो आपको इस सेशन में मालूम भी चल जाएगा कि एक ही क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन से प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ पर क्या दिया है, एफ का मान दिया है। एफ का मान कितना दिया है, 20। क्या दिया है, एफ का मान कितना दिया है, 20 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि आर का मान यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप पढ़े होंगे, आप क्या पढ़े हैं कि आर बराबर जो होता है 2f होता है। कितना होता है, 2f। तो आर का आर हो जाएगा 2 का 2। एफ का मान कितना दिया है, 20, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अब। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, 40। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एफ बराबर r/2, या आप याद रखेंगे r बराबर 2f। इस फार्मूला से जो है हर एक बार एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए अवश्य मिल जाता है। तो यहाँ से आपका समझिए कि एक नंबर जो है क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, कल एक कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। यहाँ विचलन का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। विचलन क्या है, ये होता है किसी मानक नियम से हटना या अलग होना। क्या होता है, किसी मानक नियम से हटना या अलग होना क्या होता है, विचलन होता है। आपसे अगर पूछता है कि पूर्ण परावर्तन का एक उदाहरण पूछता है तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं हीरे की चमक। क्या दर्शा सकते हैं, हीरे की चमक जो है कहेगा किसका उदाहरण है, तो पूर्ण परावर्तन का क्या है, उदाहरण है। दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकता है, कहेगा कि इंद्रधनुष का बनना जो है किसका उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। आई होप आप जो है 2 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, तो आप बताने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान जो होगा हमेशा जो होता है 1 से क्या होता है, कम होता है। तो अब आप इसका राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। तो आप आंसर के अनुसार क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अवतल दर्पण में कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो आपका बताइए कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगा, तो ऐसा मतलब बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, वक्रता के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। वस्तु जो आएगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी, तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं।
5 नंबर कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। तो बताइए 10 सेंटीमीटर से अधिक, 20 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से कम, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर से कम होगा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिएगा, कह रहा है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान डैश होगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि अचर रहता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा इसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, इसमें अगर पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जो डॉक्टर होते हैं रोगी के नाक कान को देखने में करते हैं। इसका उपयोग जो होता है टर्च में होता है, ठीक है ना, वाहनों में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हजामती के रूप में होता है। किस रूप में? हजामती के रूप में इसका उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति किस दिशा में है? आपको बताना है कि चींटी की गति जो है किस दिशा में है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो होगा फोकस से ध्रुव की ओर। क्या हो जाएगा जी? फोकस से ध्रुव की ओर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 8 देख लेते हैं। और 8 नंबर कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब जो होगा कम तीव्र बनेगा। कम तीव्र बनेगा इसका मतलब क्या है? कि पहले की तुलना में कम चमकीला होगा। समझ गए? कम चमकीला होगा पहले की तुलना में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 से क्या होता है जी? अधिक होता है। तो याद रखेंगे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1 से अधिक। अगला देखिएगा 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? आपको ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि किसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है, अगर पूछे कि अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं जी? एन से। और सबसे कम अपवर्तनांक जो होगा किस में होगा और सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होगा, ये आपको बताना है। बताइए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? तो सबसे कम कहे तो क्या हो जाएगा? वायु में सबसे कम अपवर्तनांक होता है और हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.42, ठीक है ना। डायरेक्टली ये मान भी पूछ लेता है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवतः आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ पर जो है लंबवतः आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान हमसे पूछा गया है। तो जब ऐसा कंडीशन आए तो इसमें जो होगा 0 डिग्री हो जाएगा। कैसा होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, मतलब अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है आपको बताना है। तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो होगा छोटा भी होगा, सीधा भी होगा और क्या होगा? आभासी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अवतल लेंस को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं जी? अपसारी लेंस के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस को हम लोग जानते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में जो है अभिसारी लेंस है
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को देखते हुए बताना है। ध्यान दीजिएगा, कांच का उत्तल लेंस जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप जो है कोई भी अगर समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर 14 कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस पाया जाता है जी, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। और उत्तल लेंस को हम लोग और किस नाम से हम जानते हैं, अभिसारी लेंस। किस नाम से, अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग उत्तल लेंस को जानते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता। अगर आपसे पूछता है कि लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम क्या होता है, तो क्या होता है, उसकी फोकस दूरी होती है। और यहीं से एक फार्मूला निकलता है कि पूछता है कि P बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे 1/f हो जाता है। P बराबर क्या होता है, 1/f। इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहे कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अपवर्तन जो होगा एक ही बार होगा। कितना बार होगा, एक ही बार होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आपको बताना है कि कितनी होती है। तो ध्यान देंगे, इसकी फोकस की संख्या जो होती है 2 होती है। कितनी होती है, 2। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 18 नंबर 18 कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का कि अवतल लेंस का कि उत्तल लेंस का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का। तो ध्यान दीजिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की अगर बात करता है तो उसमें जो होता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु को रखना पड़ेगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब ऋणात्मक की बात किया है तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखने वाले। 21 नंबर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए। पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अभी बताया था कि अपसारी लेंस जो है आप किसे बोलेंगे, तो अवतल लेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, अपसारी लेंस बोलते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, आपसे जब ऐसा पूछ रहा है तो कभी कह सकता है कि उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, तो अभी हम आपको बताए थे अभिसारी लेंस। क्या बताए थे जी, अभिसारी लेंस। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अवतल लेंस को हम लोग बोलेंगे अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 कह रहा है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। मतलब परावर्तित किरणपुंज कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा अभिसारी होगा। कैसा होगा, अभिसारी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण में जो आवर्धन होगा ये क्या होगा, +1 होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब की बात किया है ना, यहाँ पे वस्तु की आभासी प्रतिबिंब की बात किया है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो आभासी प्रतिबिंब तो समतल दर्पण में ही बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण से ही बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन का क्या है, उदाहरण है। आकाश का नीला रंग होना किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ती है आपको ये बताना है। तो ये जो मुड़ती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा जाएगा 27 नंबर। देखिए 27 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए जब भी धनात्मक की आपसे बात कहेगा तो उत्तल लेंस को आप टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस को आप टिक लगाएंगे। आई होप कि आपको अभी तक 27 क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन बनता ही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कह रहा है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। अब बताना है कि निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे इसके बारे में तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि उत्तल लेंस की भी होती है और उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी क्या होती है जी, धनात्मक होती है। तो अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, ए और बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 देखिएगा, कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। यानी कि आपको बताना है कि सभी दूरियां जो है कहाँ से मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सभी दूरियां जो होती है ध्रुव से मापी जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कह रहा है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आपको क्या करना है, आपको संबंध बताना है। आपतन कोण में और अपवर्तन कोण में क्या बताना है, आपको संबंध बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब संबंध की चर्चा करें तो आर क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन आई, यानी कि आर बड़ा होगा हमेशा किससे, आई से बड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देखते हैं। 31 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस के निर्माण में कौन प्रयुक्त नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सब प्रयुक्त होगा लेकिन जो होगा मिट्टी जो होगा प्रयुक्त नहीं होगा। प्लास्टिक का यूज हो सकता है, कांच का भी होता है, जल का भी होता है, लेकिन किसका नहीं होता है जी, मिट्टी का नहीं होता है। 2017 में पूछा हुआ है, 12 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे जो है 32 नंबर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता जो है एक डायप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपको बताना है कि फोकस दूरी क्या होगी। तो आप जानते क्या हैं कि P बराबर जानते हैं कि 1/f होता है। तो आप इस सूत्र पर बैठाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो होगा राइट होगा, प्लस 100 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर देख लेते हैं। 33 देखिएगा, कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? क्या चाहिए जी, इसमें हम लोगों को चाहिए कि वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त करना है, तो उत्तल लेंस के सामने इसको कहाँ रखना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग को रखना पड़ेगा फोकस दूरी के दुगुनी पर। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है। क्या दिया है? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा, वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब क्या होगा, हम लोग को प्राप्त होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 34 नंबर देख लेते हैं। और 34 देखिएगा, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दोनों की फोकस दूरी जो है माइनस में दिया है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा।
तो माइनस में दिया है, जाहिर सी बात है कि दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का होगा 35 नंबर हो जाएगा। चलिए 35 देखिएगा, कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो बच्चा भी जानता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। आई होप आप अभी तक जो है 35 क्वेश्चन जो है समझ चुके हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यही क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी रिपीट होने वाले हैं, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। वहाँ पर अपवर्तन पूछा था, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, परावर्तन पूछ रहा है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका भी 2 ही नियम होता है। कितना नियम होता है, 2 ही नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर। 37 आपका कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आपको हम बताए थे कि सरल सूक्ष्मदर्शी का जब भी बात करेगा तो उत्तल लेंस आएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए 38 नंबर हम लोग देखते हैं। 38 कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि इस अपवर्तनांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं जी, एन से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान आप लोग रट गए होंगे, साइन आई बट्टा साइन आर। क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस का जब आप डिफिनीसन पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर। कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है। सबसे पहले आप जानिए कि इस आवर्धन को हम लोग एम से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और एम बराबर होता है भी बट्टा क्या होता है, यू होता है। भी बट्टा क्या होता है, यू होता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 41 नंबर देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें होता है एफ बराबर क्या होता है, r/2 का रिलेशन होता है, या r बराबर 2f का रिलेशन होता है। तो जो आपके ऑप्शन में होगा वही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है r बराबर 2f दिया है, तो यही हो जाएगा। f बराबर देखिए ये जो है r/2 नहीं दिया है, 2/r दिया है, तो ये वाला ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण बोलेंगे। आई होप आप जो है 42 क्वेश्चन जो है अभी तक समझ चुके हैं और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 43 नंबर कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो ध्यान रखेंगे इसकी क्षमता जो होगी 1 डाईऑप्टर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 डाईऑप्टर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 कह रहा है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा बोला है, छोटा और सीधा बनता है, यही ना बोला है। तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 45 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक तो होगा नहीं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है आपका काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। वास्तविक के कारण ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 46 नंबर कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब कैसा होगा।
किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, ये पूछ रहे थे। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में बनता है। देखिएगा 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब अभी ना आप जाने कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा सीधा होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब किस में होता है, तो है समतल दर्पण में होता है। किस में होता है, समतल दर्पण में होता है। चलिए 48 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 48 नंबर कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर दर्पण बोला है कि किसका फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण की अगर पूछा जाए तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उत्तल दर्पण में कैसा धनात्मक, अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर और फेमस क्वेश्चन एग्जाम के लिए। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको हम ऊपर बताए थे कि हजामत बनाना हो, चाहे दाढ़ी बनाना हो, चाहे हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं, चाहे सोलर कुकर में हम लोग यूज करते हैं, तो किस दर्पण का हम लोग यूज करते हैं जी, तो अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, याद रखेंगे, साइड मिरर के रूप में। कहाँ पर जी, साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ध्यान से देखेंगे। 50 नंबर कह रहा है कि सोलर कुकर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अभी तो बताया ना जी, सोलर कुकर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। यहाँ से समझिए कि ये क्वेश्चन आपका फिक्स है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आई होप आप जो है 50 क्वेश्चन को आसानी ढंग से समझ गए हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इस 50 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और आप देख भी रहे हैं कि सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे मिस नहीं करना है। और इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में मिलते हैं।